तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग सीजी टेट के लिए महत्वपूर्ण 50 सवालों को पेडागोजी के हल करेंगे, जो कि सीजी टेट 2026 और शिक्षक भर्ती सी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। एग्ज़ाम को मात्र 26 दिन बचा है, तो इन 26 दिनों में हम अब अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को संतुलन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आत्मसातीकरण पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना एसिमिलेशन अर्थात आत्मसातीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो 2 से 8 वर्ष के बच्चे के मोटर विकास में सामाजिक, भावनात्मक और संवेगात्मक के साथ अनुकूलन क्षमता या कौशल का भी समावेश होता है। तो ए जो है हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो ये होता है डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन के द्वारा अधिगम के गैप्स को हम जान सकते हैं। ठीक है, साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा करते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। समेटिव योगात्मक, समेटिव जो असेसमेंट है वो इंड टर्म एग्जाम जो होता है उसको समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है जो कक्षा में टीचर के द्वारा लिया जाता है प्रश्न पूछ के। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो थार्नडाइक, स्किनर और कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन B.S. ब्लूम अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो डी जो है सही आंसर होगा। B.S. ब्लूम के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया था। ब्लूम टेक्सोनोमी हम लोग जिसको बोलते हैं। थार्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत और उनके द्वारा कुल मुख्य रूप से 3 नियम बताया गया और मुख्य 3 नियम और 5 गौड़ नियम बताए गए। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, चूहे में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। कोहलर सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने प्रयोग अपना किस में किया था? तो बोबो नामक डॉल पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक बच्ची है मनीषा की जो कुछ काम कर रही होती है तो खुद से बात करते रहती है, तो उसको स्वनियमन ही बोला जाता है। जीन पियाजे बच्चे को ईगो सेंट्रिक बोलते हैं। ईगो सेंट्रिक, इस चीज़ को भी याद रखिए। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग विशेष शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो डी जो है राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। तो क्या है? यह एक प्रक्षेपण तकनीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है ये व्यक्तित्व मापने की, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो सी हमारा सही आंसर होगा। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये बिल्कुल ही सही है। विकास संयोग का परिणाम होता है, ये गलत है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है और यह अनुमानित है। बाकी सब सही है, बी जो है गलत है, तो गलत ही चुनना था। तो बी जो है सही आंसर होगा। विकास का अर्थ है, तो विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला। तो डी जो है सही आंसर होगा। विकास जो है क्या होता है? मात्रात्मक होता है। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की दोनों ही प्रकार की वृद्धि आता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक जो है वजन, भार, ऊंचाई, लंबाई में वृद्धि से संबंधित होता है और गुणात्मक में क्या होता है? उनके गुणों के विकास से संबंधित होता है, मानसिक परिपक्वता से संबंधित होता है गुणात्मक विकास। तो विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही चीज़ें आ जाती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व किशोरा अवस्था में विद्रोह की भावना जो है पाई जाती है। ठीक है, किशोरावस्था होता है 12 से
18 वर्ष की आयु। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, पूरे बाल्यावस्था का काल होता है 3 से 5 वर्ष, और 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था बोला जाता है। ठीक है, 12 से 18 को किशोरावस्था बोला जाता है, इसको भी याद रखिए। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आयु काल होता है 12 से 18 वर्ष। कहीं कहीं पर 18 से 19 वर्ष भी लिखा हो सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये भी सही ही है। अलग अलग बुक में अलग अलग दे दिया गया है, तो हम लोग अप्रोक्स लेंगे। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण सिंटेक्स होता है प्रस्तुतिकरण। डी हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये सिद्धांत दिया गया है स्किनर के द्वारा। इसी को बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव के प्रयोग से संबंधित है। पावलोव के द्वारा दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। स्किनर जो है चूहे पर प्रयोग किए थे। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर संबंधित है इससे, कोहलर। ठीक है, यह एक कौन थे? तो यह एक गेस्टाल्टवादी थे, गेस्टाल्टवादी। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो किस संविधान? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। तो अनुच्छेद 21A इसमें आएगा, 86वां संविधान संशोधन है। आरटीई एक्ट आया था 2009 में, इसको लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 में। तो 6 से 14 सामान्य बालकों के लिए है, और जो दिव्यांग बालक है, दिव्यांग बालक, उसके लिए इसको 6 से 18 वर्ष के तक इस दायरे को बढ़ाया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पीयर रेटिंग मतलब होता है एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे बच्चों के जो साथी समूह होते हैं, वो साथी समूह ही बच्चों का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। उसी को पीयर रेटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो विशेष शिक्षा में विकलांग बच्चों के साथ साथ प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, उसको भी शामिल किया गया है। तो ए जो है राइट आंसर होगा। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि 6 से 7 वर्ष का बच्चा क्या होता है? आत्मकेंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, ईगो सेंट्रिक। इसीलिए वह दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। बच्चा भौतिक और रासायनिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो यह विशेषता है बौद्धिक विकास का। जब बच्चे का बौद्धिक विकास अच्छे से हो जाता है, तब वह भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। तो बी जो है सही आंसर होगा, बौद्धिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो सृजनात्मकता, चिंतन और कल्पनाशीलता बौद्धिक विकास के तत्व हैं, लेकिन सहनशीलता बौद्धिक विकास के तत्व नहीं है। तो सी जो है सही आंसर होगा। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व अनूठा एवं विशिष्ट होता है। बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसलिए वह अनूठा है और विशिष्ट है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता एवं वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, बी भी सही है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पर्सनालिटी पर पड़ता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, सी भी सही है। व्यक्तित्व केवल
व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। ऐसा नहीं है केवल बाह्य रूप तक नहीं, बल्कि आंतरिक अंदर से वो फैला रहता है। ठीक है, और केवल जहाँ आए वो निगेटिव वर्ड है तो वैसे भी गलत हो जाता है। तो डी जो है सही आंसर होगा, गलत ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो साथी समूह व्यक्तिगत कारक नहीं हो सकता। स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि व्यक्ति कारक हैं, लेकिन साथी समूह व्यक्ति कारक नहीं है, तो ए जो है सही आंसर होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के डैश चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा काम जो दूसरे स्वीकार करते हैं उसको करना नैतिकता के कौन से चरण पे आता है? पारंपरिक चरण में आता है, कन्वेंशनल स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 चरण बताए हैं और प्रत्येक चरण को फिर से 2-2 चरण में, मतलब कुल 6 चरण में विभाजित किया है। जिसमें पहला होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, फिर दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेज और तीसरा होता है पोस्ट पारंपरिक, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इसका आंसर होगा पारंपरिक स्तर। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? दिव्या एक लड़की है जो ये समझ रही है कि पेन ए जो है पेन बी से क्या है? लंबा है, और पेन बी पेन सी से लंबा है। तो वो कौन से चरण में है जीन पियाजे के? तो वो उसके अंदर क्या आ चुका है? उसके अंदर आ चुका है क्रमबद्धता। ठीक है, चीज़ों को वो उसके ऊंचाई के अनुसार जमा सक रही है, तो क्रमबद्धता जो है उसके अंदर आ चुका है। ये हमारा सही आंसर होगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण जो है बच्चे के अंदर आ जाता है। जीन पियाजे के अनुसार के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा था। जिसमें पहला जो चरण होता है वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे में क्रमबद्धता का जो गुण है वो आ जाता है, चीज़ों को घटते और बढ़ते क्रम में वो जमा सकती है। ठीक है, साथ ही संरक्षण और सकारात्मक विचार भी बच्चे में जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता ये आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 11 से 15 और ऊपर की आयु के बच्चों में पाया जाता है। तो यहाँ दिव्या जो है जीन पियाजे के अनुसार क्रमबद्धता की स्थिति में है। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। तो नैतिक विकास को सबसे पहले परिभाषित किए थे जीन पियाजे के द्वारा। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है, लेकिन नैतिक विकास को सबसे पहले परिभाषित किया गया था जीन पियाजे के द्वारा। और जीन पियाजे जो है बच्चों को क्या बोलते हैं? नन्हे वैज्ञानिक। इस चीज़ को भी याद रखिए। तो जीन पियाजे इसका राइट आंसर होगा। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, कुत्ते में इन्होंने प्रयोग किया था। मैकडूगल कौन है? इन्होंने 14 प्रकार के संवेग के बारे में बताया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलन केलर के ट्विटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो एनी सुलिवन हेलन केलर के ट्विटर के रूप में कार्य कर रहे थे। तो किससे पीड़ित थी? तो यह दृश्य हानि से पीड़ित थी। तो डी जो है सही आंसर होगा, दृश्य हानि। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है, उसको बोला जाता है संतुलन। डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास देश से देश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सबसे पहले बच्चा जब किसी वस्तु को पकड़ता है तो पूरे
उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उस वस्तु को वो उंगलियों से पकड़ना जो है चालू कर देता है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न तो होती है, लेकिन यह एक निश्चित मतलब क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुसरण करती है। तो सी हमारा सही आंसर होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू कब होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास जो है चालू हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो होती है 280 दिन। ठीक है। शैशवावस्था का काल अगर बात किया जाए तो 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था बोला जाता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था आता है तो 3 से 5 वर्ष, और 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये कथन है स्किनर का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। स्किनर चूहे में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं पियाजे, और इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह एक क्या है? असतत प्रक्रिया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और 4 चरणों में होता है ये बताया गया उनके द्वारा। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर का कथन है। स्किनर एक क्या थे? व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन है हरलॉक का। हरलॉक का मानना था कि विकास क्या है? विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे में नवीन विशेषताएं और नवीन क्षमताएं प्रकट होती है। ठीक है। तो नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं कब प्रकट होती है? यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो मानव विकास को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। किसमें? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है। इन 4 क्षेत्रों में मानव का विकास होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये क्वेश्चन टीचर भर्ती में आ चुका है 19 के। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि यह संबंधित है। तो यह संबंधित होता है शारीरिक और गत्यात्मक विकास से। ठीक है। तो डी हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चों की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन हमें चुनना है। तो वृद्धि एवं विकास 2 अलग आयाम हैं। बिल्कुल ही दोनों अलग अलग आयाम हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये गलत है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बल्कि विकास जीवन पर्यंत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, ये भी सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। तो वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये गलत है और गलत ही पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो डी जब हमारा सही आंसर होगा। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि को ही हम विकास बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है बालक का, चाहे वो NCF 2005 हो या NEP 2020, सभी जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है चाइल्ड का, बालक का, स्टूडेंट का। तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा। बाकी जो अध्यापक होता है वो क्या होता है, सुविधा दाता होता है, फैसिलिटेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, सुविधा दाता। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, गेस्टाल्टवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गेस्टाल्टवाद मतलब कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के बारे में हमें पढ़ना है, कोहलबर्ग, ठीक है। तो गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण या समग्र आकृति में, बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रयास और त्रुटि पर आधारित है, ये गलत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थार्नडाइक के द्वारा, थार्नडाइक, ठीक है। तो दो हमारा गलत हुआ। मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट लेविन कोफ्का इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो 3 भी सही हैं। तो हमारा पहला सही हुआ और तीसरा सही हुआ, 1 और 3 जो है सही है। तो ऑप्शन डी जो है 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या जैसा को तैसा, टिट फॉर टेट किस स्तर की विशेषता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में टिट फॉर टेट जो है पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता है, जिसको जैसा को तैसा बोला जाता है। मान लो राम किसी बच्चे के पेन को तोड़ देता है, राम श्याम के पेन को तोड़ता है, तो श्याम भी क्या करता है, राम के पेन को तोड़ देता है। तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट प्री कन्वेंशनल स्टेज का अवस्था होता है, ठीक है, जो कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है, और कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 से ऊपर आयु के बच्चों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रायड की मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करे। तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया, जिसमें उन्होंने 5 चरणों को में पूरे डेवलपमेंट को 5 चरणों में बांटा है। किसमें पहला होता है ओरल फेज, जो कि 0 से 18 माह के बच्चों में होता है, ठीक है। उसके बाद 18 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है एनल फेज। ओरल फेज में क्या होता है, बच्चे किसी भी चीज़ को अपने मुख के माध्यम से जानने की कोशिश करता है, ठीक है, हर चीज़ को मुंह में ही ले जाता है वो। दूसरा जो स्टेज आता है वो होता है एनल फेज, जो कि 18 माह से 3 वर्ष की अवस्था में होता है। और इसमें बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग की बात होती है दूसरी अवस्था में। तीसरा जो अवस्था होता है वो होता है फेलिक स्टेज, ठीक है, लैंगिक अवस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष होता है। फिर आता है सुषुप्ता अवस्था, जिसको लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, ये होता है 6 से 12 वर्ष। और 12 से 18 वर्ष में आता है क्या, जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज। तो 5 स्टेजेस बताया गया है उनके द्वारा। तो सही क्रम क्या होगा, पहला ओरल स्टेज, 2 उसके बाद एनल स्टेज, फिर लैंगिक अवस्था और सुषुप्ता अवस्था। तो ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। हॉस्टल वार्डन पेपर में ये प्रश्न आया था। कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है, व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपित विधि कौन सी नहीं है। रोर्सा परीक्षण बिल्कुल प्रक्षेपित विधि है। प्रासंगात्मक बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये भी प्रक्षेपी विधि में आता है। बालक बोध परीक्षण, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, तो ये भी प्रक्षेपित विधि है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण एक बुद्धि परीक्षण की विधि है, बुद्धि परीक्षण की विधि है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, संज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध किससे है। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध है सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता से है, मानसिक विकास से है। तो बी जो है सही आंसर होगा। पियाजे ने बाल विकास को कितने चरणों में बांटा है। तो जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, संज्ञानात्मक
विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा था, 4 चरणों में। ठीक है, तो 4 जो है सही आंसर होगा। पहला जो चरण होता है उसको बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा जो अवस्था होता है उसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में बच्चों में क्या आता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, वस्तु स्थायित्व। दूसरा जो अवस्था होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक सोच बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को वो समझने लगता है। तीसरा जो अवस्था होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। सीरिएशन, संरक्षण का गुण जो है बच्चों में आ जाता है। और जो चौथा अवस्था होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। कल्पना करने लगता है और प्रतीकात्मक अमूर्त चीज़ों के प्रति भी तर्क करने में बच्चा समर्थ हो जाता है। तो पियाजे ने बाल विकास को 4 चरणों में बांटा है और बताया है कि जो संज्ञानात्मक जो विकास है बच्चे का वो क्या है, एक असतत प्रक्रिया है, असतत। इसके अनुसार विकास पहले होता है और सोच बाद में आता है बच्चे में। इसको भी याद रखिए क्योंकि इसको भी बार बार पूछता है। पूर्व संचालन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग में आती है? तो जीन पियाजे का ही ये प्रश्न है, तो ये आती है 2 से 7 वर्ष में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और इस अवस्था की, प्री ऑपरेशनल अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होता है? तो बच्चे में प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट्स जो है डेवलप हो जाता है, प्रतीकात्मक सोच। साथ ही विचारों में इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, मतलब बच्चा एक ही तरफ सोच पा जाता है। विचारों में विलोमीयता का अभाव रहता है, दोनों तरफ वो सोच नहीं पाता है। मतलब बच्चा जानता है, क्या जानता है कि पानी से बर्फ़ बनता है, लेकिन बच्चे को ये मालूम नहीं होता कि बर्फ़ से फिर पानी बन सकता है। तो ये पूर्व संचालन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है, इस बात को भी याद रखिए। बालक के विकास का पहला चरण कौन सा है? तो ये पहला चरण क्या होता है? शैशवावस्था होता है, 0 से 2 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था कहीं पर 6 से 12 भी लिखा रहता है और कहीं पर बाल्यावस्था को हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग एज बताया गया है, लेकिन यही जो है ओवरऑल आता है। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार को समझना। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। लेव वाइगोस्की ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो लेव वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और इन्होंने भाषा को एक टूल माना है, भाषा को क्या माना है? एक टूल। और इनके अनुसार इन्होंने विकास को एक क्या बताया? कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में बताया, सतत प्रक्रिया बताया है, जबकि जीन पियाजे बोलते हैं कि असतत प्रक्रिया। इनके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार चिंतन पहले आता है, बच्चे के विकास में चिंतन पहले आता है और विकास बाद में होता है। और इसके उल्टा बोलते हैं जीन पियाजे। ठीक है, व्यवहारवादी पावलाव है, व्यवहारवादी पावलाव, स्किनर। नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है कोहलबर्ग, याद रखिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बता चुका हूँ, जीन पियाजे। तो ये थे पूरे 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। धन्यवाद।